औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 26 C1 फ़िज़िक्स का और चैप्टर नंबर 4 जो है वो उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और डेट है हमारे पास 26/12/2020। C1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 4। और चैप्टर 4 के अंदर कल जो है वो हमने एनर्जीज़ पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज हमने जो है इसी से रिलेटेड एनर्जी से के लिए एक थ्योरम पढ़ना है जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली एनर्जी और वर्क को आपस में रिलेट करता है। ठीक है, तो ये किस तरह आपस में रिलेट करता है कि अगर वर्क डन हो किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, अगर एक बॉडी सपोज करें आप मूव कर रही है, उसके ऊपर वर्क डन आप करें। जब एक बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो जब आप उसके ऊपर वर्क डन करेंगे तो वर्क डन करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होगी। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी रोड के ऊपर जा रही है, आप ब्रेक लगाते हैं तो पहले वो तेज़ काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रही थी। जब आप उसके ऊपर ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। अब जब आपने ब्रेक लगाई है तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? जब आपने ब्रेक लगाई है तो एक्चुअली आप गाड़ी के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं और गाड़ी के ऊपर वर्क डन करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आई है। तो हम इसको यूं स्टेट करते हैं कि इट स्टेट्स दैट द वर्क डन on the body changes the kinetic energy of the body। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये कार थी, ये कार है, ये रोड पे जा रही है इस तरह वी वेलोसिटी के साथ। आपने उसके ऊपर ब्रेक लगाई, यहाँ पर इसकी थी काइनेटिक एनर्जी, मैं कहता हूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 थी, तो 1/2 mv1 का स्क्वायर होगी। जब आप इसके ऊपर ब्रेक लगाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, चेंज हुई, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 2, वो होगी 1/2 mv2 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आई है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमारे पास 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर जितनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हुई है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्यों चेंज हुई है? क्योंकि इसके ऊपर वर्क डन जो है वो हुआ है। ठीक है, अब हमने ये तो स्टेटमेंट होगी, अब इसका प्रूफ जो है इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारे पास कैसे हम इसको मैथमेटिकली जो है वो प्रूव करके बता सकते हैं। तो प्रूफ आप देखते हैं इसका। सपोज करें कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करते हैं तो उस बॉडी की एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। सपोज करें कि एक बॉडी है जिसका मास m है। सपोज ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है उसका मास m है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी
वी आई है, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है एफ, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है वी एफ तक, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी फोर्स के एक्ट करने से इंक्रीज होती है और वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी एफ के बराबर आ जाती है। और बॉडी जो है जब इसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ तक चेंज होती है तो बॉडी को डिस्टेंस डी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज डी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज डी। यानी कि अगर ये बॉडी है यहाँ पर, इसकी वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, और फोर्स लगाने से ये इधर तक चला गया डी डिस्प्लेसमेंट कवर करके, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी एफ के बराबर जो है वो होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कहती है कि 2AD वी स्क्वायर एफ माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू निकाल लूँ तो वी स्क्वायर एफ माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2A, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो आ गई। अब चूंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होगा। और यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ तो ए की वैल्यू F ओवर एम आ जाएगी। ये 2 इक्वेशन, 2 को पुट कर दे 1 के अंदर, यानी कि 1 में ए की जगह पर ए की वैल्यू F ओवर एम जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, तो डी मेरे पास माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एफ ओवर एम, ये मैंने ए की जगह पर एफ ओवर एम वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ 1/2, एम को ऊपर ले जाए, ये क्या हो जाएगा 1/2, और एफ को इस तरफ ले, एफ डी हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर एफ माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। एफ डी, अब आप रिकॉल करें डेफिनेशन ऑफ वर्क डन की, वर्क डन की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो डब्ल्यू हमारे पास एफ डॉट डी के बराबर होता है, और डब्ल्यू एफ डी काज थीटा। और इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि थीटा यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री के बराबर है। तो काज 0 डिग्री हमारे पास 1 होता है, तो डब्ल्यू हमारे पास एफ डी के बराबर। तो ये एफ डी की जगह पर यहाँ पर हम डब्ल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डब्ल्यू मेरे पास 1/2 एम वी स्क्वायर एफ माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है। 1/2 एम वी स्क्वायर एफ क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, माइनस ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने से उसकी एनर्जी में चेंज आती है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है जब उसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्ट करती है। तो इसका मतलब है कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये इसका रिजल्ट निकल आया। The work done on the body is equal to the
चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हम नोट कर लें कि हमारे पास अगर पहला नोट ये है, अगर बॉडी इफ़ अ बॉडी इज़ रेज्ड फ्रॉम अप फ्रॉम अर्थ सरफेस, अगर बॉडी को हम अर्थ की सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं, देखिए सपोज करें कि ये अर्थ की सरफेस है, तो एक बॉडी को उठा के इस हाइट तक आप लेके गए, ठीक है, अर्थ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रेविटी होगी, ठीक है। तो वर्क डन जो है इस केस में W, जब आपने इसको यहाँ से उठाकर इस जगह पर लेके गए हैं अर्थ के सरफेस, तो आपने क्या किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको चेंज किया है। तो ये क्या है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल चेंज है, इस पोजीशन से लेकर उठाकर इस पोजीशन में ले गए हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या है, आपने वर्क डन किया, जब आपने इसको यहाँ से उठा के दिल लेके गए हैं तो वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ है। तो इसका मतलब है कि वर्क डन करने से आपने इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको चेंज किया। अच्छा, दूसरे नंबर पर इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करें, ठीक है, ये एक स्पोर्ट है, इसके साथ ये एक स्प्रिंग लगा, एक बंदा इसको यूं दबा देता है, तो दबा देता है तो ये कंप्रेस हो जाएगा, ये अनकंप्रेस्ड स्टेट है, ये कंप्रेस्ड स्टेट है हमारे पास, ठीक है। तो जब अनकंप्रेस से कंप्रेस स्टेट के अंदर ये आएगा तो वर्क डन, ये जब आपने इसको कंप्रेस किया है तो कंप्रेस करने से आपने इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, यानी कि वर्क डन होने से इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो W जो है वो किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलास्टिसिटी जो उसके अंदर इलास्टिसिटी है स्प्रिंग के अंदर, इलास्टिसिटी का मतलब होता है क्योंकि स्प्रिंग को जब हम दबा कर छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी असल शक्ल में दोबारा वापस आ जाता है। तो वो चीज़ कि जो दोबारा वापस अपनी असल शक्ल में आ जाए, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद यानी कि फोर्स या प्रेशर लगाने के बाद वो दोबारा अपनी शक्ल में वापस आ जाए, तो इस किस्म की जो मटेरियल होता है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि वो दोबारा अपनी असल शक्ल में वापस आ जाए, जब हम उसके ऊपर से फोर्स को या स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो स्प्रिंग भी एक इलास्टिक मटीरियल है, क्योंकि जब स्प्रिंग भी एक इलास्टिक मटीरियल है, क्योंकि स्प्रिंग जो है जब आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स जो है उसको लगाते हैं तो फोर्स के लगाने से स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाता है। तो कंप्रेस होने का मतलब आपने वर्क डन किया है, स्प्रिंग जब कंप्रेस हुआ तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, फोर्स लगी है, वो कंप्रेस हुआ है, तो आपने उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको इंक्रीज कर दिया। तो ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो जब भी आप वर्क डन करते हैं तो बॉडी की जो एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, उसके अंदर चेंज जो है वो आती है, ठीक है। अब आ रहे हैं आप नेक्स्ट, हमारा टॉपिक जो है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और हमने इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इसको कैलकुलेट करके देखना है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है कि एट ए सर्टेन पोजीशन हम जो है जो वर्क डन करते हैं एक बॉडी को मूव करने में फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी, यानी कि एक पोजीशन से अगर बॉडी को हम इन्फिनिटी तक ले जाएं। सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कोई पोजीशन ए है, मैं यहाँ से बॉडी को उठाता हूँ और उठा कर किसी इन्फिनिट पोजीशन तक जो है वो ले जाता हूँ। तो इधर से उठाकर इन्फिनिट पोजीशन तक ले जाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा है, ठीक है, वो वर्क डन जो है उसे आप
ने ये ऑब्जेक्ट उठाकर इन्फिनिटी के ऊपर ले गए हैं, और इन्फिनिटी के ऊपर तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो गया। हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी। हम कहेंगे कि इन्फिनिटी के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इनफाइनाइट डिस्टेंस तो नहीं आप कैलकुलेट कर सकते, तो क्या है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन ए से उठाकर किसी इन्फिनिट पोजीशन तक ले जाएं कि जहां पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़ीरो के बराबर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है एक ऑब्जेक्ट की एट ए सर्टन पोजीशन, किसी सर्टन पोजीशन के ऊपर, इज द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम दैट certain position to some infinite point where the force of gravity is zero। ठीक है, यानी कि आपने ये आपके पास एक सर्टेन पोजीशन है, यहां से उठाकर आप इस इन्फिनिट पॉइंट तक ले गए, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन पोजीशन में उठाकर अगर आप इन्फिनिटी तक ले जाएं तो वो जो वर्क डन हो रहा है उस हम वर्क डन को क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इन्फिनिट पॉइंट के ऊपर तो हमें नहीं पता कि ग्रेविटी क्या है। इन्फिनिट पॉइंट तो बहुत ही दूर किसी लंबे फासले के ऊपर है और वहाँ पर हम नहीं जानते कि ग्रेविटी की क्या वैल्यू है। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर ग्रेविटी जो है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने जो है इसका एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करके देखना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। सपोज करेंगे एक सरफेस ऑफ पॉइंट है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वहाँ पर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहती है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आती। लेकिन हम अगर किसी बॉडी को एक लार्ज डिस्टेंस पर प्रोजेक्ट करें या एक लार्ज डिस्टेंस पर सरफेस ऑफ अर्थ से ले जाएं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी फिर कांस्टेंट नहीं रहती। हम वैसे तो कहते हैं ना कि अगर ये सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पर कहेंगे कि इसके नज़दीक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर हम इसको उठा के बहुत ही दूर किसी इनफिनिट पॉइंट तक ले जाएं तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके अंदर वेरिएशन जो है वो आना शुरू हो जाएगी और ये वेरी करेगी किससे, F इज इक्वल टू 1/r² से, इनवर्स स्क्वेयर लॉ, ठीक है। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एफ जी कांस्टेंट होती है, लेकिन एज वी
इंक्रीज द डिस्टेंस, लेकिन जो ही हम डिस्टेंस जो है डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो एफ जी नॉट रिमेन इक्वल टू कांस्टेंट, इट बिकम्स वेरिएबल, क्योंकि जो जो हाइट बढ़ती जाएगी इसके अंदर वेरिएशन जो है आना शुरू होगा। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवर करने के लिए हम जो डिस्टेंस है, यानी कि जो हमने डिस्टेंस लिया है, हम उसको छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम कहेंगे 1 to n तक जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स हम ले लेंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। और हर स्टेप के लिए हम कहेंगे कि हर जो छोटा स्टेप है उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, फॉर ईच स्मॉल स्टेप ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो हर जो स्टेप है उसके लिए हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो अब मैं इसकी फिगर जो है वो ड्रॉ करता हूँ, फिर वहाँ से हमें जो है वो ज़्यादा इसका समझ आएगा। तो सपोज करें कि हमारे पास एक अर्थ है, हम अर्थ को स्फेरिकल शेप का कंसिडर कर रहे हैं। ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से यहाँ तक ये कोई पॉइंट n है हमारे पास। ठीक है, ये सेंटर है और इधर से हमारे पास यहाँ पर ये कोई पॉइंट 1 है। ठीक है, और इसके थोड़े से नीचे जो है वो पॉइंट 2 है हमारे पास। तो ये इसको इससे मिला दें और ये आ गया हमारे पास, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। तो ये जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है इनके दरमियान, ये तो डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम डेल्टा आर का नाम जो है वो दे देंगे। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस जो है पॉइंट 1 से, इसको R1, और जो पॉइंट 2 से है इसको R2 का हम नाम दे देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट 3 भी होगा, 4 भी होगा, एंड अप टू सो ऑन n तक हमारे पास जो है वो पॉइंट हो जाएंगे। तो R1 जो है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, R1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से। ठीक है, और इसी तरह R2 ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ये पॉइंट 2 का हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये दो डिस्टेंस हैं। तो अब इनके दरमियान जो सेपरेशन है डेल्टा आर, वो R2 माइनस R1 के बराबर जो है वो आ जाएगी। और चूंकि हमारे पास ये दो डिस्टेंस हैं तो इनकी एवरेज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगी। ये हमारे पास कोई इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, या फिगर मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास एक्ट कर रही है वो है F इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर। ठीक है, M जो है ये मास ऑफ अर्थ है
और m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको सेंटर ऑफ अर्थ से उठाकर, m स्मॉल क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो कैपिटल m है ये मास ऑफ अर्थ है। तो एक ऑब्जेक्ट m मास का जो है हम उठाकर उसको पॉइंट n तक लेके गए हैं। तो हमने पॉइंट n तक जब उसको लेके गए हैं तो हमने पॉइंट n तक लेके जाने में वर्क डन किया। तो हमने पॉइंट n तक लेके जाने में जो वर्क डन किया वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। अगर हम वो वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो निकल आएगा एक्सप्रेशन, और जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब आप देखें जो इक्वेशन नंबर 1 है ये, इसके अंदर मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए 2 के अंदर। तो ये जो आर है इसको मैं r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर ले लेता हूँ। आर स्क्वायर r1 प्लस r2 इसका ये स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो इस स्क्वायर को आप ओपन करें। तो जब आप इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 डिवाइडेड बाई 4। ये चीज़ जो है हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और काम भी जो है वो किया जा सकता है, और वो काम यह है कि अगर आप स्क्वायर खोलने से पहले इस तरह भी हो सकता है, लेकिन हम एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है R2 की वो निकाल लें इस इक्वेशन से, तो R2 मेरे पास डेल्टा R प्लस R1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो R1 प्लस डेल्टा R प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2, और R मेरे पास आ जाएगा 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ आ जाएगी। अब आप इसका स्क्वायर जो है वो लें। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर 2r1 प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 2 ज़रा 2 4 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 4r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 4r1 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 4। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो इधर आप देखें कि हमारे पास जो है डेल्टा आर स्क्वायर जो ये बड़ी स्मॉल वैल्यू है, क्योंकि आगे जो डेल्टा आर डिस्टेंस है यानी कि R1 और R2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पहले ही बहुत कम है, तो दैट इज मच मच लेस देन 1। तो लिहाजा डेल्टा आर स्क्वायर को हम कहेंगे दैट इज 0। लेकिन R1 और R2 के दरमियान आगे ये डिस्टेंस जो है ये बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये और स्मॉल हो जाएगा, तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो तकरीबन 0 के बराबर जो है वो निकल आएगा। तो ये हमारे पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर 1, ये तो 0 हो गया, प्लस 4r1 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लें तो वो 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 को कॉमन निकाल लें, आर स्क्वायर 1 प्लस R1 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 4 से कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर हमारे पास R1 का स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर के बराबर आ जाएगा।
अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर आर स्क्वायर R1 प्लस R1 डेल्टा आर के अंदर जो है वो डेल्टा आर की वैल्यू जो है उसको आप सब्स्टिट्यूट करें। तो डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास R2 माइनस R1 है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास R2 माइनस R1 है, तो ये R2 माइनस R1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ये कट गया तो आर स्क्वायर हमारे पास R1 R2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आर स्क्वायर की निकल आई, जो कि हमने पुट करनी है इस इक्वेशन में एफ जी एम एम ओवर आर स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें तो एफ जी एम एम ओवर R1 R2, ये वैल्यू जो है ये हमारे पास फोर्स की निकल आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि हमने इजीली जो है वो फोर्स की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लिया। अब हमने जो है इसको देखना है कि हमारे पास जो वर्क डन है, ठीक है, वो वर्क डन कितना हो रहा है, क्योंकि वर्क डन हमें ये फोर्स तो निकला ही हमारे पास। ठीक है, अब वर्क डन आप देखें ये भाई, अच्छा टाइम खत्म हो गया, तुम्हारी क्लास होनी है आगे कोई? कौन सी क्लास होनी है? हाँ तो यार ये फिर मुझे कंप्लीट कर लेने दो ना, ये मुझे कंप्लीट है, ये मुझे आर्टिकल कंप्लीट कर लेने तो थोड़ा सा रह गया। हाँ अच्छा जी, अब हमारे पास जो वर्क डन है स्टेप 1 से 2 तक, 1 पॉइंट से 2 तक, वो है एफ डॉट डेल्टा आर, और हमें पता है कि W1 to 2 एफ डेल्टा आर काज ऑफ थीटा। तो थीटा यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, यूं ऑब्जेक्ट जा रहा है और ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो काज 180 डिग्री हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो W1 to 2 मेरे पास एफ डेल्टा आर इंटू -1, यानी कि W1 to 2 मेरे पास माइनस एफ डेल्टा आर के बराबर जो है ये आ जाएगा। अब इसमें फोर्स की वैल्यू आप पुट करें तो फोर्स हमारे पास कितनी थी, जी एम एम ओवर R1 R2 इंटू डेल्टा आर, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं W1 to 2 माइनस जी एम एम R1 R2, डेल्टा आर की वैल्यू R2 माइनस R1, इस R1 R2 को इसके अंदर ले लें तो W1 to 2 माइनस जी एम एम R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 माइनस R1 R2, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा W1 to 2 माइनस जी एम एम इंटू R2 R2 से कट गया, R1 R1 से कट गया, तो ये आ जाएगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। तो ये मेरे पास W माइनस जी एम एम 1 ओवर R1 1 to 2 तक जो स्टेप है उसके लिए निकल आया। इसी तरह स्टेप 2 to 3 के लिए भी हमारे पास जी एम एम इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, और W3 to 4 के लिए माइनस जी एम एम 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 निकल आएगा, एंड सो ऑन। चलते जाएं तो n तक आप जो है वो पहुंच जाएंगे। अप टू सो ऑन
आप चलते चलते एन तक पहुंच जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन गोज टू n minus 1 goes to n, that is equal to minus gmm into 1 over r n minus 1 minus 1 over r n। ये n पॉइंट तक आप पहुंच जाएंगे। तो आप W टोटल ये सारे जो वर्क डन है इनको जमा कर दें तो W1 से 2 प्लस W2 से 3 अप टू सो ऑन Wn-1 से n तक। तो ये W टोटल हमारे पास जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस, इन सब को ऐड कर दें, माइनस GMM कॉमन निकल आएगा और अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर Rn माइनस 1 और माइनस 1 ओवर Rn। ये हमारे पास जो है ये वैल्यू निकल आएगी। अब आप देखें कि इनमें कुछ टर्में जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये 1 ओवर R2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ओवर R1 रह जाएगा, 1 ओवर R3 आगे ली वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास W टोटल जो है वो रह जाएगा माइनस GMM इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास निकल आएगी टोटल वर्क डन की, जो आपने एक ऑब्जेक्ट को मूव किया है पॉइंट 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो अगर हम ये सपोज करें कि Rn पॉइंट जो है, Rn पॉइंट जो है ये इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है। Rn जो है दैट इज एट इन्फिनिटी, Rn इन्फिनिटी के बराबर है। तो 1 ओवर Rn क्या होगा फिर, 1 ओवर Rn 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इसके मतलब है कि यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है W टोटल माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो ये तो हो गया 0। तो W टोटल आपके पास माइनस GMM ओवर R1 के बराबर आ गया। तो जो जनरल एक्सप्रेशन है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो जनरल एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये W टोटल जो है ये एक्चुअली U पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है और ये U आ जाएगा माइनस GMM ओवर R, ठीक है। R1 को हमने R के बराबर कर दिया जनरल। तो अगर बॉडी जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, इफ body is on surface of earth, अगर बॉडी जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है तो फिर ये R रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R से रिप्लेस हो जाएगा। और इसको जो है वो हम राइट डाउन कर लेंगे, U इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर R। तो ये क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है ऑन द सरफेस ऑफ। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास m इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन है, ठीक है। अर्थ जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज अट्रैक्टिव, यानी कि देखें ना सरफेस ऑफ हर चीज को अपनी तरफ ही खींचेगी।
तो ये एक बाउंड सिस्टम है, अट्रैक्टिव सिस्टम है। हर मास जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है जी। तो अब आप इसके अंदर देखें कि अगर हमारे पास ये जो जनरल एक्सप्रेशन आया है ये वाला, इसके अंदर चंद पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर लें कि u माइनस जी एम एम ओवर आर, ये जो जनरल एक्सप्रेशन आया, अगर r इंक्रीज हो, पहला r इंक्रीजेस, अगर r इंक्रीज होगा तो u भी इंक्रीज होगा लेकिन लेस नेगेटिव होगा। ठीक है, u इंक्रीज बट लेस नेगेटिव, लेकिन कम नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद अगर r डिक्रीज होगा, नंबर 2 r डिक्रीजेस तो u भी डिक्रीज होगा, लेकिन ये इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो हो जाएगा। और अगर r जो है वो इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, तो फिर u इन्फिनिटी के ऊपर आपको नहीं पता, वहाँ पर u जो है वो 0 के बराबर होगी। तो अगर बॉडी जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, अगर बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो यू जी हमारे पास माइनस जी एम एम ओवर आर के बराबर जो है वो होगा। तो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और नेगेटिव सा ये इंडिकेट करता है कि दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास इज अट्रैक्टिव, कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हर मास को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे इस इक्वेशन और इसको आप देखेंगे कि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमने कैसे लिख दिया कि 1 ओवर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव का साइन है। तो नेगेटिव के साइन की वजह से अगर आर इंक्रीज होगा तो फिर यू भी इंक्रीज होगा। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, लेकिन वो कम नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आर डिक्रीज होगा तो इस नेगेटिव साइन की वजह से यू भी डिक्रीज होगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, नेगेटिव का साइन आने का मतलब है कि सिस्टम जो है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जितना जो है वो यू इंक्रीज करेगा और आर इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर आर डिक्रीज करेगा तो यू भी डिक्रीज करेगा, जिसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो अब ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर अब अपना आप ख्याल रखें। तो कल जो है वो आपको छुट्टी होगी, तो इंशाल्लाह अब फिर सोमवार से वैसे जो है वो रेगुलर क्लासेस जो हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल इतवार है तो कल आप छुट्टी करेंगे। ओके सर जी, मुझे तो स्क्रीन शॉट ले लेने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं अब मीटिंग जो है वो ऑफ कर रहा हूँ।